Hello and welcome. Now this is a next part of normal subgroups, and in this part we will see two important theorems, and after that we will see the consequences which are depends on these two theorems. So now we are going to prove that one more important theorem, and that theorem is related to cosets and its multiplication. So the statement of the theorem is prove that n is a normal subgroup of G, normal subgroup of G if and only if product of this is if and only if every left coset of n in G is equal to right coset of n in G. Okay, this is the statement. अब इस स्टेटमेंट का मीनिंग क्या होता है कि आपके पास एक ग्रुप है जिसका नाम है G एंड वन सब ग्रुप इज गिवन दैट इज डिनोटेड बाय n. अब आपके पास सब ग्रुप है एंड आपने उसका ऑब्जर्वेशन किया, आपने उसको चेक किया, तो आपकी ये समझ में आ गया कि उस सब ग्रुप का हर लेफ्ट कोसेट जो भी रहेगा वो किसी न किसी राइट कोसेट के साथ इक्वल आ रहा है. सो व्हेन subgroup gives us this property that every left coset of that subgroup is equal to some right coset of the subgroup, then we can say that n would be a normal subgroup. तो यहां पर if and only if है, तो आपको सबसे पहले n को नॉर्मल सपोज करना है और फिर लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट इक्वल बताना है. एंड कॉन्वर्सली यू हैव टू सपोज दैट left coset and right coset both are equal, and using that fact you have to show that n would be normal subgroup. तो सिंपल सा सीधा क्लियर मामला है कि दो वे से इसको प्रूव करना है. तो हम अब फर्स्ट चीज प्रूव करेंगे. इसकी प्रूफ में हम लिखेंगे प्रूफ. चलिए क्या करेंगे, सबसे पहले सपोज n is normal subgroup. n is normal subgroup. अब जैसे ही आपने n को नॉर्मल सबग्रुप कह दिया तो आप इस नॉर्मल सबग्रुप की जो डेफिनेशन है उसका इस्तेमाल कर सकते हो, या डेफिनेशन के बाद जो फर्स्ट थ्योरम हमने देखा था, तो मैं आपको बता देता हूं कि ये है डेफिनेशन नॉर्मल सबग्रुप की. आप चाहे तो इसका इस्तेमाल यहां कर सकते हो क्योंकि ये ऑलरेडी नॉर्मल है, या आपने ये भी प्रूव किया था G इनवर्स इज इक्वल टू n, ये लीमा था, इसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हो. तो अब ये आपको कोसेट प्रूव करना है, कोसेट में सेट दिखना चाहिए, ये एलिमेंट होता है. एंड दैट्स व्हाई ये एलिमेंट की मुझे जरूरत नहीं है, बिकॉज वी वांट टू शो दैट रिलेटेड टू कोसेट, और यहां कैपिटल n मुझे दिखाई देता है, तो ये जो चीज हो जाती है वो लेफ्ट कोसेट बनने का चांस बढ़ जाता है. दैट्स व्हाई लॉजिकली मुझे ये डिसाइड करना है कि इन दोनों में से मैं कौन सी चीज को यहां पर मेंशन करूं. तो सपोज n इज अ नॉर्मल सब ग्रुप, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू दैट लीमा G, that capital N into inverse of G is equal to n, and this is true for all G belongs to capital G. ठीक है, ये आपने लिख दिया. अब आपको क्या करना है कि लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट को इक्वल बताना है. ये अगर दोनों को आप देखेंगे तो ये ऑलरेडी लेफ्ट कोसेट के जैसा ही दिख रहा है. तो अगर ये G इनवर्स यहां से हट जाएगा, यहां से निकल जाएगा, तो जो बचेगा वो लेफ्ट कोसेट रहेगा. एंड दैट्स व्हाई माय ब्रेन इज थिंकिंग हाउ टू रिमूव दिस G इनवर्स. एंड यू नो दैट
we know that this is the inverse of G. And in the algebra, if you multiply or if you operate the original element whose inverse is this one, then according to inverse law, the product of element and its inverse should become identity. तो ये जब आइडेंटिटी बनेगा तो आइडेंटिटी मल्टीप्लाई करके वैसे भी आंसर चेंज होता नहीं है, तो मुझे सिर्फ GN मिलेगा. तो दैट इज माई प्लान एंड दैट्स व्हाई I have decided to remove this G inverse and therefore राइट साइड से दोनों तरफ हम G's को ऑपरेट करेंगे. मैं ऑपरेट इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मल्टीप्लिकेशन मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि ये ग्रुप है, ग्रुप में बाइनरी ऑपरेशन कुछ भी हो सकता है, इसलिए जो बाइनरी ऑपरेशन रहेगा उसके हिसाब से वो इधर ऑपरेट करे. सो दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग दिस एज अ G. This is N, this is G inverse, and now I am operating G on both sides like this. Okay. Now, according to associative law, you can write this quantity inside the bracket, and this is NG. And you know that G inverse operate with G gives you identity, and that identity is denoted by E. And this is possible because of which law? You can give the reason why this is you are writing identity, because of inverse law. Inverse law in the group. Okay. Now identity, if you multiply to any subgroup or any element of the group, then that product or that operation will not be changed. तो E के ऑपरेट होने से इस पे कुछ असर नहीं होगा, बिकॉज E इज द आइडेंटिटी एंड देयरफॉर यू कैन राइट दिस एज अ GN इक्वल टू NG. एंड ये आइडेंटिटी है तो यहां आप इसको लिख सकते हो कि सिंस E इज द आइडेंटिटी एंड अकॉर्डिंग टू एंड बाय आइडेंटिटी लॉ वी कैन राइट दिस वन बाय आइडेंटिटी लॉ. ठीक है. Now you observe this final step. This left hand side, if you are looking, this is nothing but the left coset of N in G. Why I am calling this is a left coset of N in capital G? Because this coset is created by multiplication of G from the left. And this element small g is a member of capital G. That's why we are calling this is the left coset of N in capital G, and this is the right coset, and look at this, both are what? Equal, and therefore left coset of N in capital G is equal to right coset of N in capital G. सो ये फर्स्ट पार्ट हमारा पूरा हो गया. नाउ अब हम जाएंगे सेकंड पार्ट की तरफ. सेकंड पार्ट में इसका एग्जैक्टली रिवर्स करना है. दैट इज कॉल्ड एज अ कॉन्वर्स ऑफ दिस थ्योरम. एंड क्या करना होगा इसमें कि इनिशियली यू हैव टू सपोज दैट N इज अ सबग्रुप. आई एम नॉट सेइंग नॉर्मल सबग्रुप, इट इज अ सबग्रुप ओनली, एंड its left coset and its right coset both are equal. That is your assumption. And using that assumption, you have to show that that subgroup N is nothing but a normal subgroup. So, conversely, we can say that conversely, suppose that left coset of N in G, you write complete sentence, be careful with this, is equal to right coset of the same N in G. ये मैंने शब्दों में लिखा है. Now, if you want to write these statements in terms of notation, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप शायद ऐसा लिखोगे कि लेफ्ट कोसेट है तो चलिए एक एलिमेंट G से लेफ्ट को मल्टीप्लाई करो, इधर राइट कोसेट बनाना है तो ये करो और इक्वल ले लो, चलो किस्सा खत्म करो.
बट द क्वेश्चन अराइजेस, जो एजम्पशन था उसमें लेफ्ट कोसेट बोला था, तो आपको लेफ्ट कोसेट का मीनिंग यही समझ में आता है कि कैपिटल एन को जी के किसी एलिमेंट से लेफ्ट से मल्टीप्लाई करना है, राइट? और राइट साइड में जो लिखा है मैंने, दैट इज राइट कोसेट ऑफ एन, मतलब एन को जी के किसी एलिमेंट से राइट से मल्टीप्लाई करना है। लेकिन इससे यहां ये क्या कहां प्रूव होता है कि वो लेफ्ट वाला एलिमेंट, राइट वाला एलिमेंट जो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं वो सेम ही रहे? गेटिंग माई पॉइंट? आपको सिर्फ लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट को इक्वल बोलना है, यहां कहीं भी ऐसा बोला नहीं गया है कि वो लेफ्ट कोसेट और वो राइट कोसेट एक ही एलिमेंट से बनने चाहिए, ऐसा तो कहीं बोला नहीं है। तो ऐसा बोला नहीं है तो आप अपनी मर्जी से कैनॉट एज्यूम दैट नो कि इधर भी जी ले लो, इधर भी जी ले लो। आप तो जी का एलिमेंट कोई भी ले सकते हो, एंड दैट्स व्हाई अगर आप ऐसा लिखने का सोच रहे हो तो ऐसा अगर होता तो बहुत जल्दी हमारा आंसर आ जाता। बट यहां ऑब्जेक्शन एग्जामिनर की तरफ से ये आएगा कि ठीक है ये लेफ्ट कोसेट है, ठीक है ये राइट कोसेट है, बट इधर आपने जो जी लिया वही जी इधर क्यों लिया? क्यों दूसरे एलिमेंट नहीं है जी में, कैपिटल जी में, कि आप एक ही एलिमेंट को दोनों तरफ यूज कर रहे हो? अगर आप ये जी को हटाकर कोई दूसरा एलिमेंट लेते हो जी का, मान लीजिए एक्स लेते हो, एक्स भी तो कैपिटल जी का ही मेंबर रहेगा और वो राइट से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो राइट कोसेट ही बनाएगा। तो ये राइट कोसेट है, ये लेफ्ट कोसेट है, तो ऐसा भी हो सकता है ना, इन जनरल। सो दैट्स व्हाई यहां पर जी एन इक्वल टू एन जी लिखना थोड़ा खतरनाक है, और इसलिए हम इन जनरल लिखेंगे कि एक लेफ्ट कोसेट लेंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ एलिमेंट, जो भी एक एलिमेंट लेना है जी से लेंगे, और राइट कोसेट लेते वक्त हम जानबूझकर वही एलिमेंट नहीं लेंगे जो लेफ्ट के लिए लिया था, दूसरा जी का एलिमेंट लेंगे और राइट कोसेट बनाएंगे। तो इसलिए इसको मैंने एक्सप्लेन किया कि ये क्यों थोड़ा खतरनाक है। तो अब आपको क्या करना है कि लेट एक एलिमेंट जी से लेना है और एक एलिमेंट जो है जिसको मैं एक्स बोलता हूं वो भी जी से लेना है। अब ये जी का एलिमेंट है, इसको लेफ्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको एन को करना है मल्टीप्लाई, तो ये लेफ्ट कोसेट मिलेगा। और ये भी तो जी का एलिमेंट है, इसको आप उस एन के राइट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको एन का राइट कोसेट मिलेगा। और आपकी शर्त, कंडीशन यही है कि लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट इक्वल होने चाहिए, तो ये आपने इक्वल किया। तो यहां जो आपने सपोज किया था लेफ्ट कोसेट ऑफ एन इन जी इज इक्वल टू राइट कोसेट ऑफ एन इन जी, उसका नोटेशनल इक्वेशन जो है वो कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, अब इसको नॉर्मल भी तो प्रूव करना है। अब नॉर्मल प्रूव करने के लिए जो कंडीशंस है, या तो मेरे पास डेफिनेशन है, डेफिनेशन ये प्रूव करके बताना होगा मुझे, या वो लीमा है जो ये प्रूव करके बताना होगा। तो यहां कैपिटल एन मुझे दिखाई दे रहा है, इसलिए ये ज्यादा मैच होगा इसके साथ, तो इसलिए मैं इसको रिजेक्ट करता हूं और ये कोशिश करता हूं प्रूव करने की। लेकिन मैंने जब देखा कि मुझे जो प्रूव करना है उसमें जी का जो एलिमेंट है वो एक ही है और उसी का इनवर्स है। अब यहां तो मैंने दो एलिमेंट ले लिए, ये यहां तो मेरी मजबूरी थी दो बताना, इसलिए आपको कोशिश करना होगा कि यहां जो दो एलिमेंट अलग अलग लिए हैं वो यहां से हट जाए या उसका मतलब एक ही होता है, ये कुछ तो प्रूव करना होगा ना। हाउ यू कैन प्रूव दिस? तो अब देखिए, अब ये जो लेफ्ट वाला कोसेट है ये एन कौन है? सब ग्रुप है, राइट? एन इज अ सब ग्रुप, सिंस एन इज अ सब ग्रुप। ओके, सब ग्रुप में कितने एलिमेंट्स होंगे, क्या होगा, कैसे एलिमेंट होंगे मुझे नहीं मालूम, लेकिन गारंटी से मैं ये बोल सकता हूं क्योंकि सब ग्रुप है इसका मतलब उसमें आइडेंटिटी रहेगा ही रहेगा, एटलीस्ट रहेगा। मतलब बाकी एलिमेंट रहो मत रहो, लेकिन वो सब ग्रुप है तो कम से कम आइडेंटिटी जो ग्रुप की है वो सब ग्रुप में मतलब एन में बिल्कुल रहेगी। और इसलिए देयरफॉर surely I can say that identity belongs to n। अब इसका मीनिंग होता है n के अंदर जितने एलिमेंट्स है उन सब एलिमेंट्स को ये g लेफ्ट से मल्टीप्लाई होगा।
अब n का एलिमेंट e भी है तो कहीं ना कहीं g इस एलिमेंट को भी लेफ्ट से मल्टीप्लाई होगा, एंड देयरफॉर ये जो प्रोडक्ट है एक g और एक n का एलिमेंट ये जाएगा इसमें, मतलब ये जो एलिमेंट है ये इसका मेंबर है, और भी होंगे लेकिन ये तो है। नाउ आइडेंटिटी, जब आप किसी ग्रुप के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते हो तो अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी लॉ g ऑपरेट विद आइडेंटिटी, तो आंसर तो g आएगा और ये जाएगा आपका gn में, लेफ्ट कोसेट। बट आपका लेफ्ट कोसेट इस राइट कोसेट के इक्वल है, करेक्ट। तो ये जो g है, जो इस लेफ्ट कोसेट का मेंबर है, दैट g इज ऑल्सो मेंबर ऑफ दिस राइट कोसेट, देयरफॉर g इज अ मेंबर ऑफ दिस राइट कोसेट। गेटिंग द पॉइंट? ओके। also g into या e into g belongs to, अब ये e n का मेंबर है तो ये इसका पहले n का मेंबर आया इसलिए n पहले लेना है। So this implies that g is also member of ng. Now look at this, एक एलिमेंट g इस राइट कोसेट का मेंबर है, ये यहां से प्रूव हो गया, और आइडेंटिटी के हिसाब से g ng का भी मेंबर है, ये भी राइट कोसेट है, ये भी राइट कोसेट है, और दोनों राइट कोसेट दिखने में मुझे फिलहाल अलग दिख रहे हैं बिकॉज यहां g है और वहां x है, लेकिन उन दोनों राइट कोसेट में एक एलिमेंट देखो g कॉमन आ गया है ना, तो therefore we can say that g belongs to nx, this right coset, and this g also belongs to one more right coset, that is ng. Now दो राइट कोसेट जो दिखने में मुझे अभी फिलहाल डिफरेंट दिख रहे हैं उसमें एक एलिमेंट कॉमन आ गया। अब मैं राइट कोसेट की बात करूंगा, दो राइट कोसेट की, वो दिखने में भले अलग होंगे तो उसके दो ही पॉसिबिलिटीज होते हैं किसी भी दो राइट कोसेट की, कि या तो वो दोनों राइट कोसेट टोटली अलग होंगे, डिसजॉइंट बोलते हैं हम उसको, मतलब एक भी एलिमेंट उसमें कॉमन नहीं रहेगा, ये एक पॉसिबिलिटी होगी, या तो वो दोनों राइट कोसेट आइडेंटिकल होंगे, दोनों इक्वल होंगे, मतलब बीच का कोई केस है ही नहीं। मतलब ऐसा यहां होगा नहीं कि ये राइट कोसेट में समझो 10 एलिमेंट है, उसमें के 5 उधर है, उधर के बचे हुए 5 इधर नहीं है, ऐसा नहीं होगा। दो ही चीजें हो सकती है, या तो इस राइट कोसेट के सारे एलिमेंट उधर दिखेंगे, सारे के सारे, मतलब वो आइडेंटिकल हो जाएंगे, या सारे के सारे डिफरेंट रहेंगे, एक भी कॉमन नहीं रहेगा। तो यहां पर जी तो कॉमन आ रहा है, तो एक भी एलिमेंट अगर किसी दो अलग दिखने वाले राइट कोसेट में आपको कॉमन दिखाई देता है तो इसका मतलब एक ही निकलता है कि ये राइट कोसेट और ये राइट कोसेट डिसजॉइंट नहीं है। डिसजॉइंट का मतलब क्या होता है? एक भी कॉमन नहीं होना चाहिए, और एक भी कॉमन एलिमेंट अगर मुझे नजर आता है तो इसका मतलब वो डिसजॉइंट नहीं है, मतलब वो दोनों आइडेंटिकल है। तो यहां पर g कॉमन एलिमेंट है nx का एज वेल एज ng का, एंड देयरफॉर nx दिस राइट कोसेट एंड दिस ng राइट कोसेट बोथ आर नॉट डिसजॉइंट। It means that both are identical, and therefore you can write nx this right coset and this right coset are equal because of this common element. क्योंकि right coset में दो ही चीजें रहती है, मैंने अभी कुछ देर पहले बताया कि या तो दोनों सारे के सारे एलिमेंट दोनों के इक्वल होंगे सारे, या फिर कोई भी इक्वल नहीं होगा। ऐसा होता ही नहीं कि एक कॉमन है बाकी के अलग है, ऐसा नहीं होता है। तो यहां g कॉमन दिख रहा है तो इसका मतलब बचे हुए एलिमेंट भी कॉमन ही रहेंगे एंड देयरफॉर बोथ राइट कोसेट्स आर इक्वल। और इसीलिए जब nx इक्वल टू ng मैंने प्रूव किया तो अब इस nx की वैल्यू जो ng मेरे निकाली वो मैं यहां पर इक्वेशन नंबर 1 में पुट अप करूंगा, एंड देयरफॉर नाउ आई विल गेट फ्रॉम इक्वेशन 1 जो हमारा था लेफ्ट कोसेट इक्वल टू क्या था nx, और अभी अभी हमने प्रूव किया कि nx इज नथिंग बट ng। ओके, नाउ आई वांट टू शो दैट दिस वन, ये मेरे दिमाग में बैठा हुआ है कि अगर मुझे नॉर्मल शो करना है तो ये प्रूव करके बताना होगा।
और ये प्रूव करने के लिए बस अब एक कदम दूर है हम कि राइट साइड में सिर्फ n बताना है, तो वी वांट टू एलिमिनेट दिस एलिमेंट g फ्रॉम द राइट हैंड साइड. एंड यू नो दैट इन द group theory, if you want to eliminate some element, just operate its inverse over that. So if I wish to eliminate this g, so I can decide operate inverse of this g on both sides from the right hand side, and therefore I am operating g inverse from the right hand side on both sides like this. So I am putting the left hand side as it is, and if you see, this is nothing but what? Identity. By which law? This is inverse law. किसी भी एलिमेंट को उसके इनवर्स से आप ऑपरेट करते हो तो वो आइडेंटिटी देगा, एंड आइडेंटिटी से किसी के साथ ऑपरेट करते हो तो कोई बदलाव नहीं होगा. सो दिस इज आइडेंटिटी लॉ. ठीक है. आप बोलेंगे सर आइडेंटिटी लॉ तो एलिमेंट्स के लिए होता है, ये एलिमेंट है लेकिन ये एलिमेंट नहीं है, ये सब ग्रुप है. बराबर है, लेकिन ई इज द आइडेंटिटी एंड आइडेंटिटी इज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ सब ग्रुप. तो ये ई एन का मेंबर है इस हिसाब से, एक हिसाब से, और एन के एलिमेंट से आप एन को ही मल्टीप्लाई करोगे या ऑपरेट करोगे तो आंसर एन ही आता है. एंड मतलब ये रीजन से भी इसका आंसर एन ही आएगा. And therefore, this is G and G inverse is equal to N. And what is this? This is the condition in lemma which already we have proved to show the normal subgroup. And therefore, by lemma, N is a normal subgroup of G. Normal subgroup of G. Now we have completed this proof. I hope आपको समझ में आ गया होगा. चलिए आगे बढ़ते हैं. अगला जो थ्योरम है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, एंड द थ्योरम इज लाइक दिस. थ्योरम prove that capital N is a normal subgroup of G, normal subgroup of group G, if and only if product of two right cosets, किसके right cosets? Right cosets of N in G is again a right coset of N in G. So here word is used that is called as a product, and usually product means we are considering multiplication, but keep in mind this is not our ordinary multiplication, because here we are multiplying two right cosets. So whatever the operation defined over the G, that operation we are considering while producting these two right cosets. Keep in mind. So here also there are two cases, and we want to show that here in the first part, if I will suppose, कैसे करेंगे? How you can show? So suppose that N is normal subgroup. Suppose that N is normal subgroup of G. Normal subgroup of G. Once you suppose N is a normal subgroup of G, then you can enjoy every previous result which you have proved.
You have definition, you can use that definition. You have that G, capital N G inverse equal to N, that also you can use. And recently we have proved that every left coset of N and every right coset of are equal. वो भी आप यहां पर इस्तेमाल आप कर सकते हो कि हमने उसको प्रूव किया है. तो N इज अ नॉर्मल सब ग्रुप. अब मुझे अभी कुछ भी अंदाजा नहीं आ रहा है कि डेफिनेशन का इस्तेमाल करना होगा, क्या वो लीमा का इस्तेमाल करना होगा, कि वो लेफ्ट कोसेट इक्वल टू राइट कोसेट इस स्टेटमेंट का इस्तेमाल करना होगा. ये अभी मेरे समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है. लेकिन आगे जैसे बढ़ूंगा मैं तो मुझे अंदाजा आ जाएगा कि व्हाट आई एक्चुअली वांट टू यूज. So, what you want to show that? So, claim is to show that product of two right cosets of N in G is again a right coset of N in G. This we want to show that. और ये प्रूव करने के लिए हमको चाहिए दो राइट कोसेट N के. अब दो राइट कोसेट तो लेने होंगे. अब राइट कोसेट कैसा बनता है कि आपको N लेना होगा, कैपिटल N, फिर एक एलिमेंट लेना होगा G से, और वो G से जो एलिमेंट आपने लिया उसको उस N को राइट से मल्टीप्लाई करना होगा, तब जाके आपको राइट कोसेट मिलेगा. तो दो राइट कोसेट चाहिए तो दो एलिमेंट मुझे G से लेने होंगे. तो लेट मैं दो एलिमेंट इधर बोल देता हूं कि ये G के दो एलिमेंट है. एंड देयरफॉर इस N को जब मैं राइट से मल्टीप्लाई करता हूं इस A को, और इस N को मैं जब राइट से मल्टीप्लाई करता हूं B से, दिस NA एंड NB आर राइट कोसेट्स ऑफ N in G. ठीक है. Now we are taking its product. So consider NA. This is your first right coset product with another right coset NB, and now we are proceed towards to show that its answer is again a right coset. अब इसका आंसर जो राइट कोसेट आना चाहिए वो भी N का, तो यहां सिर्फ एक N दिखना चाहिए और राइट में G का एलिमेंट मल्टीप्लाई होते हुए दिखना चाहिए. तो एक N दिखेगा और राइट से कोई G का एलिमेंट दिखेगा तो आपका काम हो गया, वो राइट कोसेट ऑफ N इन G होता है. बट यहां पर दिक्कत ये है कि यहाँ दो एलिमेंट्स है. तो यहां पर हम क्या करते हैं, ये जो बीच के जो दो है एक एलिमेंट और N, इसको ब्रैकेट देते हैं. ऐसा हम कर सकते हैं बिकॉज ऑफ विच लॉ, बोलो विच लॉ, एसोसिएटिव लॉ. ओके, तो ये हमने ब्रैकेट बीच वालों को दिया, कोई चेंजेस नहीं किए, पोजीशन जिसकी जहां है वहीं रखी है, बस ब्रैकेट करके ऑपरेशन प्रायोरिटी हमने दे दी एसोसिएटिव लॉ से. सो वी कैन डू दिस बिकॉज ऑफ एसोसिएटिव लॉ. एसोसिएटिव लॉ से हमने ये कर दिया. ओके, नाउ इफ यू सी दिस वन AN, व्हाट इज दिस सर? ये तो N को A लेफ्ट से मल्टीप्लाई हो रहा है, A G का मेंबर होता है, ये तो लेफ्ट कोसेट हो गया है ना. और मुझे एक ही N चाहिए, तो ये N और ये N अगर आसपास आ गए, मतलब ये जो बीच में A दिख रहा है दो N के, वो अगर हट गया और दोनों कैपिटल N एक साथ आ गए, तो N और N का प्रोडक्ट जो है वो अगेन N आएगा. अब आप हंसेंगे कि N और N का प्रोडक्ट तो N स्क्वायर आता है. स्क्वायर आता है, लेकिन किसका स्क्वायर आना चाहिए? जो नंबर्स होते हैं. स्क्वायर मतलब हमारा ऑर्डिनरी मल्टीप्लीकेशन. यहां पर कैपिटल N इज नॉट अ नंबर, इट इज अ सबग्रुप. इट इज अ सबग्रुप मीन्स इट इज अ सबसेट, इट इज अ सेट, है ना. तो सेट का जब आप प्रोडक्ट लेते हो तो स्क्वायर वगैरह कुछ नहीं आता है. स्क्वायर कंसेप्ट ही नहीं है इसका सेट में, वो नंबर में आता है. और नंबर में जो मल्टीप्लीकेशन होता है वो नंबर का मल्टीप्लीकेशन होता है, जो हम बचपन से पढ़ते हैं, ऑर्डिनरी मल्टीप्लीकेशन. तो n इंटू n का मतलब होता है n के सारे एलिमेंट्स को इधर के n के एलिमेंट सारे मल्टीप्लाई.
एंड यू नो दैट कैपिटल एन को अगर उसी एन का एलिमेंट मल्टीप्लाई होता है तो आंसर इज अगेन कैपिटल एन, एंड देयरफॉर हियर एन इनटू एन इज अगेन एन। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब दोनों एन एक साथ आएंगे। तो इसीलिए अब ये जो मुझे दिखाई दे रहा है ए एन, इसको हटाकर अगर मैं एन ए लिखने में कामयाब हो जाता हूं एन ए, तो फिर एन एन पास आ जाएंगे और वो एन एन का प्रोडक्ट हो जाएगा और वो अकेला एन आ जाएगा। वो तो मैं चाहता हूं। तो अब इसको हटाकर एन ए लिखना है, एंड द एन ए इज व्हाट, एन ए क्या रहता है। अब देखिए ये एन ए लिख रहे हो आप, ये क्या है, राइट कोसेट ना। तो लेफ्ट कोसेट के जगह पर आप राइट कोसेट लिख सकते हो क्या? आपको पता है क्या वो दोनों इक्वल रहते हैं? कौन गारंटी देगा कि लेफ्ट कोसेट को हटाकर आप उसके जगह राइट कोसेट एज ए इक्वल बोल रहे हो? किसी ने तो गारंटी लेनी चाहिए। और यहां पर जो है गारंटी जो है वो लेगा नॉर्मल सब ग्रुप, क्योंकि एन नॉर्मल है। देखो आपने एज्यूम किया था, सपोज किया था एन इज नॉर्मल, और अभी अभी हमने थ्योरम देखा कि जब एन नॉर्मल रहता है तो उसका लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट इक्वल रहता है। इज इट ओके? तो दैट्स व्हाई दिस लेफ्ट कोसेट इज रिप्लेस्ड बाय राइट कोसेट लाइक दिस। और इसको कोई ऑब्जेक्शन लेगा। अब आपके ऊपर ऑब्जेक्शन कौन ले सकता है? एग्जामिनर ही ले सकता है, जो आपके प्रूफ को असेस कर रहा है। वो बोलेगा कि क्यों लिखा ये ए एन के जगह एन ए क्यों लिखा? तो आपने उसका जवाब भी पहले से ही दे के रखना है कि सर जी आप नहीं जानते एन नॉर्मल है। उनको समझाना पड़ता है कि एन नॉर्मल है। तो वो बोलेगा फिर हाँ तो नॉर्मल है तो क्या हुआ? फिर उनको बोलना पड़ेगा कि एन नॉर्मल है, और नॉर्मल में हमने एक थ्योरम देखा है कि उसमें लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट इक्वल रहता है। तो यहां बोलना होगा एन इज नॉर्मल, नॉर्मल इंप्लाइज दैट दिस एन ए इज इक्वल टू ए एन। लेफ्ट और राइट कोसेट इक्वल होते हैं, और इक्वल होते हैं तो मैं उसको रिप्लेस कर सकता हूं। ओके, फिर वो खुश हो जाएंगे, वो बोलेंगे सही है, सही लॉजिक लगाया। नाउ ये ब्रैकेट जो हमने दिया था उसको अगेन हटाकर इनिशियल के जो दो क्वांटिटीज है उनको देंगे और इनको देंगे लाइक दिस। तो इसमें कोई बदलाव नहीं है, सिर्फ ब्रैकेट बीच का हटाकर दोनों को सेपरेट दिया है, और ये एसोसिएटिव लॉ से ही होता है। तो इसको रीजन भी दे देंगे एसोसिएटिव लॉ। नाउ n into n is not n square because these are the sets। और सेट का मल्टीप्लीकेशन मतलब सेट के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उनका मल्टीप्लीकेशन, और n इज अ सब ग्रुप, इसलिए वो अंदर के एलिमेंट n के ही है दोनों जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसलिए वो उनका जो आंसर आएगा दोनों का वो अगेन n में ही जाएगा, क्लोजर प्रॉपर्टीज की वजह से n की, क्योंकि n सब ग्रुप है। तो दैट्स व्हाई n into n is nothing but again n, and this is what AB। नाउ एक n दिखाई दे रहा है और राइट में ब्रैकेट में कुछ दिख रहा है AB, लेकिन इसको राइट कोसेट तो मैं बोल सकता हूं क्योंकि ये राइट से मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन राइट कोसेट ऑफ n यहां तक ठीक है, बट इन कैपिटल G मैं तभी बोल सकता हूं जब ये एलिमेंट G का रहेगा, कैपिटल G का रहेगा। तो A and B both are members of G, G is a group, and therefore closure property must be satisfied in the G, and therefore AB, product of A and B, is also member of G। तो ये G के ग्रुप होने की वजह से गारंटी हो मिलती है क्लोजर प्रॉपर्टी से कि ये AB is again a member of G। तो आपको वो लिखना होगा जैसे आपने शुरू किया था। देखिए यहां से ये लेफ्ट हैंड साइड था, फिर आपने ऐसा कुछ प्रूव करके आपने यहां पहुंच गए थे आप पिछले स्लाइड पे। अब यहां आपने लिखना है सिंस G is a group, सिंस G is a group, ये तो ग्रुप है, ये तो दुनिया को पता है, उन्होंने ही दिया है। therefore या वर्ड में लिखो आप, therefore A comma B belongs to G implies AB belongs to G according to closure property। So here now we are giving the guarantee that this product of A and B is a member of G,
and therefore this member of capital G multiplying to that capital N from the right hand side, therefore this is the right coset of N in G, and therefore NAB is a right coset of N in G. तो ये प्रूव हो गया। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज अब है कॉन्वर्सली जब आप प्रूव करोगे तो कॉन्वर्सली सपोज दैट क्या सपोज करेंगे आप कि दो राइट कोसेट ऑफ N इन G का प्रोडक्ट भी राइट कोसेट ही होता है, ये सपोज करेंगे। ठीक है, सपोज दैट प्रोडक्ट ऑफ कौन से राइट कोसेट वो नहीं मालूम, अलग होंगे सेम होंगे, आई डोंट नो, प्रोडक्ट ऑफ टू right cosets of this N in G is again a right coset of N in G. This is our assumption. अब ये एजम्पशन के लिए तो आपको दो राइट कोसेट लेने होंगे, उसका प्रोडक्ट लेना होगा, इक्वल टू लिखना होगा और आंसर में भी एक राइट कोसेट लेना होगा। लेकिन यहां पर कोई गारंटी नहीं है कि NA आप एक राइट कोसेट लेंगे, NB लेंगे तो उसका आंसर आप NAB ही लिखें। समझ रहे हो आप? मतलब आपको लेट A B C बिलोंग्स टू G, तीन एलिमेंट लेंगे आप, तो एक राइट कोसेट ये रहेगा, उसका प्रोडक्ट दूसरे राइट कोसेट के साथ लेंगे आप, और उसका आंसर भी राइट कोसेट ही आना चाहिए। लेकिन जरूरी नहीं है कि उस आंसर में राइट कोसेट में एलिमेंट A इंटू B ही आप लिखे। तो आप कोई भी एलिमेंट G का ले सकते हो, क्योंकि आपका लेना देना सिर्फ उसके राइट कोसेट से है। तो ये भी राइट कोसेट है, ये दोनों राइट कोसेट है। प्रोडक्ट देखो क्या है, ये प्रोडक्ट है किसका, दो राइट कोसेट का, और इक्वल क्या है, राइट कोसेट। तो जो आपने एज्यूम किया वो आपने लिखा है ना। यहां बेसिक कंफ्यूजन यही होता है कि स्टूडेंट्स आर टेकिंग इंस्टेड ऑफ C AB लिखते हैं, ये AB ही यूज करते हैं। किसको पता है कि वो AB आएगा ही? आपको बोला है क्या वो AB ही आता है? नहीं, राइट कोसेट बोला है। तो यू कैन टेक एनी एलिमेंट फ्रॉम द G and you can use any right coset. Okay, so this is our assumption, and now we want to show that N is a normal subgroup. अब N को नॉर्मल सबग्रुप प्रूव करना है, मतलब अगेन फिर डेफिनेशन में जो कंडीशन है वो प्रूव करके बताओ, या G इनवर्स इक्वल टू N ये प्रूव करके बताओ, या जो पिछला थ्योरम देखा हमने लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट को इक्वल बताओ, कुछ भी करो, उससे नॉर्मल प्रूव हो जाएगा। अब यहां तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या होगा, सो दैट्स व्हाई हमें क्या करना है, इसको प्रूव करना है। तो A किसका मेंबर है, G का, B किसका मेंबर है, G का। तो अब जो है हम क्या करेंगे, ये जो कोसेट है इसका एक एलिमेंट लेते हैं। अब इसका एलिमेंट दिखने में कैसा दिखेगा, क्योंकि ये A फिक्स मल्टीप्लाई हो रहा है N के हर एलिमेंट को, तो इसके एलिमेंट दिखेंगे कि सम एलिमेंट फ्रॉम द कैपिटल N दैट इज डिनोटेड बाय N1, उसको ये A राइट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो N1A इज अ मेंबर ऑफ दिस राइट कोसेट NA। उसका प्रोडक्ट लेना है एक एलिमेंट NB के साथ, कोई भी एलिमेंट लीजिए। तो यहां N से एक एलिमेंट आएगा, उसको हम बोलते हैं N2, है ना। दूसरा भी एलिमेंट हो सकता है N1 के अलावा, और उसको B राइट से मल्टीप्लाई होगा। और ये जो चीज है ये एलिमेंट है, अब इसको इक्वल नहीं बोल सकता, अब ये एलिमेंट है। अब ये दोनों इक्वल है तो इसका एलिमेंट इधर कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा इस राइट कोसेट में। सो दैट्स व्हाई दिस एलिमेंट बिलोंग्स टू NC। ओके, ठीक है। नाउ व्हाट आई वांट टू शो दैट कि ये जब आपने इधर लिखा तो अब प्रॉब्लम देखिए कैसा है कि N1 is a member of this N, and N is a subgroup. Keep in mind, N is a subgroup.
N2 is again a member of N and N is a subgroup. तो सबग्रुप में पता है आपको कि बाकी लोगों से अपनी जान पहचान तो है नहीं है, पता नहीं है, बट सबग्रुप है तो मैं गारंटी से ये बोल सकता हूं कि उस सबग्रुप में आइडेंटिटी रहेगा, पक्का रहेगा। बिना आइडेंटिटी के तो वैसे भी ग्रुप बनता नहीं है। तो ये N सबग्रुप है तो इसमें भी आइडेंटिटी रहेगा। तो क्यों ना हम जिसको हम जानते हैं, जिसकी हमारे पास गारंटी है कि ये एलिमेंट रहेगा, उसको उस N से लिया जाए। तो इसलिए यहां पुट N2 जो लिया था हमने N का मेंबर, वो थोड़ी देर के लिए हम आइडेंटिटी समझते हैं। N2 को E बोलते हैं और E पक्का रहेगा उसमें, तो E लिया हमने। N2 लेने के बजाय, कोई दूसरा एलिमेंट लेने के बजाय आइडेंटिटी लिया। तो ये N2 जब आइडेंटिटी बन जाएगा तब ये जो प्रोडक्ट है ना, ये ऐसा दिखेगा। देखिए N1 A मल्टीप्लाई विथ N2 की जगह आप आइडेंटिटी लेंगे, दिस इज B belongs to what? NC. Now this identity and this A मिलकर, या ये A E B, ये तीनों का अगर आप मल्टीप्लीकेशन अगर आप देखते हो तो आइडेंटिटी तो कोई बदलाव लाता नहीं है। तो A इंटू E A आएगा और A इंटू B A B आएगा। तो ये N1 कीपिंग एज इट इज और ये बन जाएगा आपका AB, ये तीनों का प्रोडक्ट बन जाएगा AB। दिस बिलोंग्स टू व्हाट? NC। गेटिंग द पॉइंट, ठीक है। अब N1 जो है वो भी आप आइडेंटिटी ले सकते हो। तो यहां पर हम N1 को भी आइडेंटिटी अगर लेते हैं तो ये आइडेंटिटी AB को मल्टीप्लाई होगा तो EAB बिलोंग्स टू NC हो जाएगा एंड देयरफॉर AB बिलोंग्स टू दिस राइट कोसेट NC। बट कीप इन माइंड, बट AB into E belongs to which member? Tell me. ये AB जो है वो ये लिखने की जरूरत नहीं है। AB किसका मेंबर रहेगा? एक मिनट, इसको मैं ऐसे लिखता हूं, AB है ना, यहां आइडेंटिटी लेता हूं, बिलोंग्स टू। अब ये AB जो है वो आइडेंटिटी इधर ले लेते हैं, बिलोंग्स टू। अब आइडेंटिटी N का मेंबर होता है तो यहां मैं N लिखता हूं और ये AB, मतलब AB इज ऑलवेज अ मेंबर ऑफ राइट कोसेट ऑफ NAB। सो देयरफॉर AB बिलोंग्स टू दिस राइट कोसेट। ये तो पक्का है ना, क्योंकि देखिए N में आइडेंटिटी होता है कि नहीं होता है? होता है। E, अब उस E को जब ये AB मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आएगा? E इंटू AB, मतलब AB आएगा। मतलब AB इज डेफिनेटली मेंबर ऑफ दिस राइट कोसेट। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या हो गया, यहां भी वही AB है, यहां भी वही AB है। ये AB आप बोल रहे हो NC का मेंबर है और यहां बोल रहे हो कि ये AB आप NAB का मेंबर है। मतलब एक ही एलिमेंट दो राइट कोसेट का मेंबर बन रहा है। अब दो राइट कोसेट जब अलग अलग दिखते हैं तो हमारे दिमाग में तो एक ही चीज आती है कि या तो दोनों टोटली डिफरेंट होंगे, एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा, या फिर वो दोनों के सारे एलिमेंट कॉमन होंगे। तो एक एलिमेंट कॉमन है मतलब सारे के सारे डिफरेंट तो नहीं है, मतलब वो दूसरे केस में आएगा कि इसके सारे एलिमेंट एक दूसरे के साथ आइडेंटिकल है। तो ये AB NC का मेंबर, ये AB NAB का मेंबर, therefore AB is a member of NC, this right coset and this right coset. And that's why once you got a single element common in two different right cosets, then these right cosets are not disjoint, they are identical. And that's why we can write that NC equal to NAB. So we can write here NC is equal to NAB. And therefore ये जो NC हमने पिछले यहां लिखा था, देखिए कहां लिखा था, यहां ये यहां लिखा था ना, जिद करके लिखा था कि क्या गारंटी है कि इधर AB आता है। वही NC को हमने बाद में NAB के इक्वल प्रूव कर दिया। सो दैट्स व्हाई NC अब यहां से हटाकर आप इसकी जगह NAB लिख सकते हो। सो therefore NA
into NB, प्रोडक्ट ऑफ टू राइट कोसेट, जिसको आपने NC लिखा था बट NC अब इक्वल हो गया NAB के, सो यू कैन राइट दिस एज NAB। अब ये आप लिख सकते हैं, पहले नहीं लिख सकते थे आप, क्योंकि पहले किसने बोला है कि AB आएंगे, अब पता चला कि वो AB आता है। ओके, नाउ बट द प्रॉब्लम इज वी वांट टू शो दैट N इज अ नॉर्मल सबग्रुप, है ना। तो नॉर्मल सबग्रुप के लिए आपको देखिए, मैं चाहता हूं कि लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट प्रूव करूं या ये प्रूव करूं। देखिए, ये भी प्रूव कर सकता हूं मैं अकॉर्डिंग टू लीमा, या ये भी प्रूव कर सकता हूं। ये दोनों में से कोई एक प्रूव करना होगा। आप दोनों को देखिए, दोनों में एक ही एलिमेंट दिख रहा है, G, उसका इनवर्स है, ठीक है, बट डिफरेंट तो नहीं है ना, G का इनवर्स है, तो एक ही एलिमेंट लेना होगा। यहां मुझे A भी दिख रहा है, B भी दिख रहा है। सो दैट्स व्हाई अगेन आपको क्या करना होगा, किसी एक एलिमेंट को हटाना होगा। अब हटाना है मतलब इनवर्स वगैरह यूज कर सकते हो आप, बट आप वैसा मत कीजिए। E लिख सकते हो आप, या B इनवर्स से आप ऑपरेट कर सकते हो तो भी चलेगा, कोई ज्यादा बड़ी बात तो वो होगी नहीं, ठीक है। ओके, सो नाउ आई एम पुट दैट B is equal to what? E, identity. So that's why I'm getting NE is equal to NAE. ओके, B किसका मेंबर है? G का है। G में आइडेंटिटी होता है, तो कोई भी एलिमेंट लेने के बजाय हमने E को लिया, दैट इज द मीनिंग। सो यू कैन राइट दिस एज NaN, आइडेंटिटी का तो कोई असर होगा नहीं, दिस इज व्हाट NE। Okay, now what I want to show that one element from the set N into that A and another element from the N, the product of these three elements is a member of N। तो अब ये कैसे प्रूव करेंगे आप? तो प्रूव क्या करना है, इसमें का एलिमेंट इसमें बताना है, सिंपल सी बात है। तो यहां का एक एलिमेंट लेते हैं N1, ये A, यहां का एक एलिमेंट लेते हैं N2, और ये एलिमेंट इधर इक्वल होने की वजह से इधर के किसी एक एलिमेंट के साथ इक्वेट होगा, मतलब इट इज अ मेंबर ऑफ Na। राइट, नाउ आई वांट टू एलिमिनेट दिस N1 फ्रॉम दिस साइड। तो आप N1 सबग्रुप है, तो उसका इनवर्स जो होता है उससे आप ऑपरेट कीजिए लेफ्ट साइड से, इधर भी आपको करना होगा। ये देखिए, ये आपने ऐसे किया। Now this will become identity. So this is EAN2 belongs to, what is this? This is a set N and this is again a member of N. तो N के मेंबर से आप N को ही जब ऑपरेट करते हो तो आंसर अगेन N आता है। ये बन जाएगा लाइक दिस। Now this is AN2, आइडेंटिटी का तो कोई इशू नहीं है, AN2 belongs to NA, ठीक है। Now you look at this part, इधर A लेफ्ट से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये एलिमेंट है और ये राइट कोसेट है, तो ये जो है वो राइट, ये जो है A लेफ्ट में दिख रहा है, मतलब ये A N के एलिमेंट को लेफ्ट से मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब दिस इज अ मेंबर ऑफ सम लेफ्ट कोसेट ऑफ N in G, and therefore every element of left coset is a member of right coset, and therefore you can say that but AN2 is a member of ANA. This implies that कि ये इसका मेंबर है, वो हर मेंबर इसका मेंबर बनेगा, therefore AN is a subset of NA। इसका एवरी एलिमेंट ऐसा जो दिखता है वो Na का मेंबर बन रहा है, तो AN is a subset of NA। और जिस तरीके से ये हमने प्रूव किया, उसमें किसको हटाया था? N1 को हटाया था, अब N2 को भी हटा सकते हो आप, और जब N2 को हटाकर सेम प्रोसीजर से करोगे तो सिमिलरली यू कैन राइट NA इज अ सबसेट ऑफ A। जैसा ये प्रूव हुआ N1 को हटाकर, वैसा N2 इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे आप तो ये भी प्रूव होगा। And from these two equations, you can say that NA, this is a right coset, is equal to AN, this is a left coset.
This is true for all A belongs to what? G. And once you proved this one, तो लेफ्ट कोसेट ऑफ n इन G और राइट कोसेट इक्वल हो गए, तो थ्योरम के हिसाब से n इज अ नॉर्मल सबग्रुप. सो therefore n is a normal subgroup of G. Normal subgroup of G. तो इस तरीके से ये थ्योरम आपको प्रूव करना है. आपको कोई डाउट तो इसमें होना नहीं चाहिए. देखिए आपने an इज अ सबसेट ऑफ na तो बराबर प्रूव कर दिया, ठीक है. तो सिमिलरली में आपको कोई दिक्कत है कि राइट कोसेट इज आल्सो सबसेट ऑफ लेफ्ट कोसेट? मुझे नहीं लगता कुछ होनी चाहिए, क्योंकि यहां तो na था. ओके, तो ये एलिमेंट जो आपने लिया लाइक दिस, तो n1 को हटा दिया आपने, ठीक है. ओके, यहाँ भी ये भी ठीक है. तो मुझे नहीं लगता कि कुछ इशू आएगा, बट स्टिल इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, कोई आई विल. ओके, तो ये इस तरीके से काम करेगा. ऑलराइट, जो लास्ट वाली चीज है वो अगर आपके समझ में नहीं आ गई है तो आप उसको ऐसे भी प्रूव कर सकते हो, जैसे कि मैंने लिखा था या मैंने ऑलरेडी प्रूव करके बताया था कि दिस इज Na into Nb, प्रोडक्ट ऑफ टू राइट कोसेट इज अगेन अ राइट कोसेट. तो पहले तो हमने Nc लिया था, बट Nc इज अगेन इक्वल हो गया Nab के साथ, ठीक है. नाउ ये b को हम हटा देंगे. हमने आइडेंटिटी लिया था पिछले, इसमें एलिमेंट भी लिया था, तो आप दूसरे प्रोसीजर से भी समझ सकते हो कि नाउ आई एम राइटिंग दिस Na Nb एंड ऑपरेटिंग b इनवर्स फ्रॉम द राइट हैंड साइड. ओके, so you are getting NaN and this will become identity, and this is Na and this is identity. Alright, now identity से मल्टीप्लाई करने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, तो this is NaN is equal to Na. Now let me call this is expression number 2. Okay, what is the meaning of this? इसका मीनिंग क्या होता है कि अगर आप दो कैपिटल N के बीच में एक एलिमेंट लेते हो, कोई भी G का, दिस इज इक्वल टू सिंगल N, और वो बीच में जो एलिमेंट लिया था वो राइट से मल्टीप्लाई. यहां तक तो ठीक है. अगर आप इसको प्रूव करना चाहते हो लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट, तो आपको यहां थोड़ा समझना ये होगा कि हाउ टू प्रूव दिस, राइट. तो अभी देखिए, इसको प्रूव करने का मतलब ये होता है कि ये जो n है, दैट n इज अ सेट, उसमें एलिमेंट्स है, वो सारे एलिमेंट्स को an क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा. तो अब उसको, इस सेट को हम एलिमेंट में कन्वर्ट करते हैं, इसको लेफ्ट साइड को सिर्फ एलिमेंट में कन्वर्ट करते हैं. तो n से एक एलिमेंट लेना होगा, कोई भी एलिमेंट ले लीजिए आप. तो n से जब आप एलिमेंट लेते हो तो आप कोई भी एलिमेंट ले सकते हो. तो n सब ग्रुप है, तो आप आइडेंटिटी भी ले सकते हो. तो आपने अगर n का आइडेंटिटी एलिमेंट लिया और ये a इंटू यहां से एक एलिमेंट लिया n, ये एलिमेंट है इसलिए इक्वल सबसेट नहीं होगा. इट बिलोंग्स टू व्हाट, Na, एंड देयरफॉर दिस इज an बिलोंग्स टू व्हाट, Na. गेटिंग? सो दिस an, बट you can say that, but an is belongs to what, left coset, and this implies that an is a subset of Na. इसको देंगे नंबर 3. तो ये लेफ्ट कोसेट इज अ सबसेट ऑफ राइट कोसेट हो गया. नाउ फ्रॉम टू जो सिमिलरली लिखा था मैंने, उसको आप ऐसा भी समझ सकते हो कि फ्रॉम टू हम लेते हैं n, ठीक है, n, फिर यहाँ इधर एक n, और बीच में लेना है एक एलिमेंट G का, कोई भी. तो यहां a लिया था, तो अब हमको a इनवर्स ले लेते हैं, कोई इशू नहीं है, n, और ये जो बीच का एलिमेंट है वो इधर लिखना है, लाइक दिस, ठीक है. अगेन आप एलिमेंट पे जाओगे आप इसके, तो आपको यहां से एक आइडेंटिटी का एलिमेंट लेना है, ये a इनवर्स लेना है, और इधर n लेना है, एंड दिस बिलोंग्स टू व्हाट, n a इनवर्स. ये ऐसा हो जाएगा.
So its meaning is that A inverse n belongs to n A inverse. ठीक है. Now what we want to show that अब ये A inverse जो है ना, ये अपने को हटाना है, तो A से मल्टीप्लाई करना होगा. तो A inverse n A belongs to n A inverse into A. Now this will become identity, and therefore you can say that what you can say that A inverse n A belongs to what? N. This is n. ठीक है, this is n. Now ये इनवर्स भी अगर आपको हटाना है तो देखिए, ये लेफ्ट कोसेट था, ये राइट कोसेट था, इधर भी वही था शायद, राइट कोसेट नहीं, अपने को लेफ्ट कोसेट बताना है. ओके, तो अब ये A इनवर्स जो था इसको हटा देंगे, तो A से मल्टीप्लाई करेंगे, तो A इनवर्स NA इज इक्वल टू A NA. ठीक है, अब ये आइडेंटिटी बनेगा, आइडेंटिटी इनटू NA रहता है, तो NA बिलोंग्स टू AN बनेगा. अब n को A राइट से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये NA एक्चुअली मेंबर है इसका, और ये इसका मेंबर AN का है, so it is a subset of what? This implies NA is a subset of AN. इसको देंगे नंबर 4. So from equation 3 and from equation 4 you can say that NA is equal to AN, मतलब लेफ्ट कोसेट इज इक्वल टू राइट कोसेट. तो ये थोड़ा सा मुझे लगा, इसलिए मैंने ये एक्स्ट्रा आपको बता दिया. सिमिलरली भी लिख सकते हो आप, या वो सिमिलरली को कैसे प्रूव करना है ये, तो वो हटाकर ये वहां पर आप समझ सकते हो, आप जैसे